हाँ जी, शुरू करें। तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्रोबेबिलिटी, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग उसके आगे, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग मेजरली प्रोबेबिलिटी में जो पढ़ रहे होते हैं, जो क्लास 12 बोलो या फिर जेई से जो डायरेक्टली रिलेटेड या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम। तो हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो आज जो लेके आए हैं वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। ये काफी ज्यादा रिलेटेड है कंडीशनल से। हम लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले तुम लोग देखो तो ये सवाल सबसे पहले क्या कह रहा है? ये सवाल भैया क्या कहना चाहता है, आओ देखे जरा और इस चीज को समझे। हाँ तो भैया पहले ही आप सबसे पहले सवाल ले आए, तो भैया सवाल पढ़ो पहले। क्या तुमसे ये बन जा रहा है डायरेक्ट? द बैग कंटेन्स 8 white and 4 black balls. Balls are drawn one by one without replacement till all the black balls are drawn. Probability that the procedure of drawing balls will come to an end at the sixth draw. ये कह रहा है तुमसे कि भैया ऐसा सवाल है। तो भैया प्रोबेबिलिटी जो अभी तक हम लोग पढ़े, इसमें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा है कि चलिए कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन वाला सिस्टम होगा, बट ऐसे देख के तो हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है। ये हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दिए, और अगर जेई के पेपर में मिल जाए तो भैया हम लोग हो सकता है कि हाथ खड़े कर दे। ऐसा नहीं करना है। चलो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सिंपल से सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो भैया आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया क्या है भैया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, 99 परसेंटाइल भी चाहिए, तो भैया इंपॉर्टेंट तो हो जाता है ये। तो चलो, क्या होता है थोड़ा सा पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्योंकि भैया कंसेप्ट तो समझना होगा ना भैया, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी में, घिसा पीटा सा कंसेप्ट है थोड़ा बहुत, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले आ गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का हम लोग क्या। तो लास्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर मैं फॉर्मूला तुमसे पूछूं तो तुम क्या बोलोगे कि भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था? फॉर्मूला बताओ। तो पी बी बाय ए, इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे वहां पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी ये जो चीज था इवेंट ए, वो अकर हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बी को कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसका फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो, या फिर पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलो, सेम है। बाय जो नीचे था उसको डायरेक्ट नीचे हम लोग कर दे रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ये क्या कर रहा था? मेरा सैंपल साइज छोटा कर दे रहा था। ये तो समझ आया ना, ट्रिक था ना कि भैया इतना बड़ा मेरे पास, जस्ट इन केस कि मेरे पास 10 का सैंपल साइज है, अगर ए अकर कर चुका है तो वो छोटा होके मान लीजिए हो सकता है 6 में हो जाए या 9 में रह जाए, इनफैक्ट 10 में भी रह सकता है। बट या तो उतना ही रहेगा या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में वो छोटा हो जाएगा। तो हाँ जी, सही बोल रहे हो तुम लोग। इसी चीज को आगे क्या किए हम लोग? इसको उठा के जो क्या किए ना, कुछ नहीं बहुत ज्यादा किया, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फॉर्मूला क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of B given A into probability of A। और इसी को उठा के बोल दिया कि भैया यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। समझ गए? देखो ये चीज लिखा है ना, भैया हाँ लिखा हुआ तो यही है, बट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही क्यों बोले? भाई ये सिंपल है, मल्टीप्लाई किए तो कुछ नाम नहीं मिला तो चलो रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें हम लोग क्या किए, चलो थोड़ा ध्यान से देखो, लैंग्वेज में, लैंग्वेज है ही क्या कि ए और बी दो इवेंट्स हैं। लास्ट टाइम लोग राम और श्याम लिए थे कि रेस में दौड़ रहे हैं, तो राम जीत जाए उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? सॉरी, राम फर्स्ट या राम किस पोजीशन पे आया जब श्याम ऑलरेडी रेस कंप्लीट कर चुका था, मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकाले थे। तो उसमें डिपेंड था ना कि श्याम अगर कंप्लीट कर गया है तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन तो चला गया, अब जो बचा है वो है सेकंड पोजीशन।
तो राम जो आएगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, ऑब्वियस था वो। ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी दो इवेंट्स हैं, उनके बीच का रिलेशन ये है कि अगर इंटरसेक्शन में निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो इवेंट हो चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ये कैलकुलेट कर दो और दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम तुम्हारा। तो हाँ भैया समझ तो आ गया कि ये चीज है। थोड़ा सा हम लोग इसका और देखते हैं कि भैया जनरल कैसे लिख सकते हैं। अभी तो दो इवेंट्स का कहानी था, अगर मेरे पास दो से ज्यादा इवेंट्स हुए तो कोई बात नहीं, दो से ज्यादा इवेंट्स हुए, दो से ज्यादा इवेंट्स हम लोग देख लेंगे यार, उसमें कौन सा बहुत बड़ा बात हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अब मेरे पास देखो जनरल हम लोग तीन पे देके देखते हैं कि भैया मेरे पास तीन इवेंट्स हो गए, लेट ए बी एंड सी बी थ्री इवेंट्स, तीन है, इसी से ज्यादा डी ई एफ जो भी है तुम्हारा मर्जी है, जितना तुमको एक्सपैंड करना है कर लेना, मैं जनरल फॉर्मूला तुमको बता दे रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि तीनों के बीच का इंटरसेक्शन हमको कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C एक साथ अकर कर जाए उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैलकुलेट कर लिए हम लोग। A हो चुका है, जैसे चलो एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं, चलो इसको पहले समझ लेते हैं। एक हो चुका है, इवेंट ए अकर कर चुका, अब देखेंगे दूसरा जो मल्टीप्लाई करना होगा वो देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ए अकर कर चुका है, अब बी का प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, इनटू अब तीसरा देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी ऑलरेडी अकर कर चुका है तब बताइए। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में आया अभी, तो चलो बताता हूं कि मान लो म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे, तीन चेयर है तुम्हारे पास, तीन इवेंट्स है तो हम लोग तीन चेयर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तीन चेयर है तुम्हारे पास और यहाँ पे तीन बंदे हैं, लेट ए बी सी, वही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ए बी सी। अब तुमको बोल रहा है कि ये जो ए है वो इन चेयर्स पे जाके बैठेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो चलो वो यहाँ आके बैठ गया। अब बोल रहा है कि बी का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि उसको एक चेयर मिल जाए, उसमें आके बैठेगा, कौन से चेयर में आके बैठेगा वो ये कैलकुलेट किया। इसमें क्या हुआ, एक ए इसमें अगर बैठ गया था तो एक चेयर कम हो गया, तो अब बी के पास ऑप्शंस क्या बच गए, दो ही बच गए, उसका प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगा। अब बोलेगा सी तुम भी जाके बैठ जाओ, अब ए और बी ऑलरेडी दो चेयर्स ऑक्यूपाई कर चुका है तो सी के पास तो एक ही ऑप्शन बच गया, तो सी बोला भैया हम यहाँ जाके बैठ जा रहे हैं। तो वही चीज हुआ इसमें कि सबसे पहले हम लोग ए का निकालें, फिर बी का निकाले जब ए ऑलरेडी अकर कर चुका था, फिर सी का निकाले जब ए और बी दोनों एक साथ अकर कर चुका था। समझ गए। ऐसे ही अगर ज्यादा होगा तो भैया इस एग्जांपल को याद रखना, चेयर्स बढ़ा देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है चेयर्स आगे, एक पे बैठा फिर उसके पास सैंपल साइज कम हो गया दूसरे पे बैठा, फिर और सैंपल साइज कम हुआ फिर तीसरे पे बैठा, वैसे करके तुम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे, सब एक साथ अकर करने का। तो भैया बोले हाँ बहुत बढ़िया। तो अब हाँ एक चीज मैं बहुत अच्छा बताना चाह रहा था तुम लोगों को, चलो आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा, वहां पे ज्यादा तुम लोग को सेंस बनाएगा उस चीज को, ऑर्डर के बारे में। तो भैया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े, अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक दो इवेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी काम में आ सकता है। भैया अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, तो टर्म से सुनो ना, टर्म समझो। इंडिपेंडेंट मतलब दो चीज जिसको एक दूसरे से मतलब नहीं है, दो इंडिपेंडेंट चीज है। तो वैसे ही इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट, भैया क्या बोले, भैया इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और दूसरा इवेंट है कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और दूसरा तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, दोनों ही अनरिलेटेड है, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गया, एक से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या तुमको फर्क पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? नहीं। या फिर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा? नहीं। तो दोनों बहुत अलग चीज है, तो सिंपल है। तो दोनों बहुत अलग अलग केसेस है, तो इसके लिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, जहां पे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपल सा बात।
एक दूसरे पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो भैया इंडिपेंडेंट है। तो वही चीज है कि इफ ए एंड बी, ये टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, याद रखो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो एक एग्जांपल मैं दूं थोड़ा सा तुम लोग रिलेट कर पाओ जिससे। एक तो तुम लोग ये देख लिए, दूसरा कि क्लास में दो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब वो दोनों डिपेंडेंट कैसे हो गए भैया? जैसे तुम अपने दोस्त को कॉल किए, बोले कि यार कल स्कूल जा रहा है क्या? तो वो बोला नहीं यार हम स्कूल नहीं जाएंगे। तुम क्या मन में बनाए कि यार वो नहीं जा रहा है तो चलो हम भी नहीं जाएंगे, ये डिपेंडेंट हुआ। उसके जाने ना जाने से तुमको फर्क पड़ेगा। वो नहीं आया तो क्लास में तुम शांति से बैठे हो, अदरवाइज तुम काफी मस्ती कर रहे होते। तो यहाँ फर्क पड़ा तुमको। तो उसके आने या ना आने पे तुमको फर्क अगर पड़ रहा है तो वो डिपेंडेंट हो गया। और कब फर्क नहीं पड़ेगा भैया? दो नोन मेंबर्स है, एक कोई लड़का है दूसरे सेक्शन का और तुम बैठे हो और तुम अपने सेक्शन में, तो वो आए चाहे नहीं आए उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो नहीं भी आया तो भी तुम आओगे, वो आ रहा है तो भी तुम आओगे। तो तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी होगा आने या ना आने का, वो तुम पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली, ना कि उस पे। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, समझ गए? इसमें सीन क्या है देखो तो जरा, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो भैया अभी तो आप बोले कि दोनों अनरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये तो सेंस ही नहीं बनाता है। सिंपल है, सेंस नहीं बना रहा है, सही बात बोल रहे हो। कैसे? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भैया हाँ लिखते हैं। तो अगर ये चीज ये सीन बना रहा है तो इसको अगर हम लोग इधर भेज सकें, नहीं नहीं इसमें मत करो, रुको मैं बता रहा हूँ। इसको इसमें नहीं, अभी मैं बताया ना, अगर तुम्हारा वो सेंस बना ही नहीं रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है। अब बी आए चाहे नहीं आए, बी अगर स्कूल आए चाहे नहीं आए तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी तो भैया सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड करेगा, ना कि बी पे। तो ये चीज सिंपल हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस है कि जो भी ऊपर रहेगा सिंपल से इधर उठा के लिख दो, उसी का प्रोबेबिलिटी काम करेगा। बी हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी हो चुका है तो हो चुका है, मेरा क्या जा रहा है? इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका तो जीत चुका, हम तो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो मेरा मन पे है। सिंपल, यही है। अब देखो कि इफ ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वापस से लेते हैं, देन इंटरसेक्शन जो होगा ए और बी का वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ये कैसे? वही चीज मैं ऊपर बता रहा था। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अभी ये चीज देख लिया तो ये क्या होगा भैया? तो अब बी हो चाहे नहीं हो उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आएगा। इस चीज को हम लोग क्या लिखते थे? इस चीज को ये लिखते थे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिखते थे। नीचे वाला नीचे आ गया तो सिंपल है ना भैया, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करा दिए तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हो गया। तो अगर इंटरसेक्शन है और दोनों के बीच कुछ कॉमन ही नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो दोनों के ही प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करके देखना होगा ना, तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करके देखना होगा हम लोग को। लॉजिक से चलो कि हाँ वो वो लड़का स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है और तुम स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो दोनों उसके उसके अपने अपने नेचर पे डिपेंड करेगा, अपने अपने मूड पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है प्रोबेबिलिटी का, तो दोनों का ही हमको मल्टीप्लाई करना होगा कि यार ये आए चाहे नहीं आए इस पे मन है, और तुम आओ चाहे नहीं आओ उस तुम्हारे पे मन है, तो दोनों का कंबाइन करके लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे। ठीक है, समझ गए? तो बहुत अच्छे।
यही चीज हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। नेक्स्ट क्या है भैया? तो नेक्स्ट आगे हम लोग अगर चलें तो अब क्या आता है? अब थोड़े से ये रिजल्ट जैसा है, ऐसा मान लो। तो रिजल्ट क्या है भैया? कि अगर इसमें भी ए और बी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन ए और बी डैश यानी उसके सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही होंगे। ये चीज गांठ बांध लो कि हाँ, ये चीज जरूर गांठ बांध लो भैया, कि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये बहुत जगह पूछा जाता है और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है किसी भी चीज का। अगर फंसाना हो तो इसी में फंसेगा, अगर इंडिपेंडेंट चीज है तो ये सबसे ज्यादा तुम्हारा काम आ रहा होगा। याद रखना, अगर इंडिपेंडेंट तुमको टर्म्स दिख गए किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जो दिमाग तुम्हारा दौड़ना चाहिए वो इसी फॉर्मूले पे दौड़ना चाहिए कि हाँ, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटू बी। सीधा बात, नो बकवास। क्लियर है? सही है ना? तो उसी तरह ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो फिर ए और बी डैश भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी भी एक दूसरे से तो सिंपल लैंग्वेज में सारा का सारा कॉम्बिनेशंस उसका और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंडिपेंडेंट होगा। ए बी डैश से इंडिपेंडेंट है, ए डैश बी से इंडिपेंडेंट है, और ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट है। यानी भैया ये चीज हो गया कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाले तो दोनों का मल्टीप्लाई अलग अलग होगा। अगर ये किए तो ये होगा, और अगर दोनों ही कॉम्प्लीमेंट में है तो भी ये होगा। सिंपल। ठीक है, समझ आ गया? बहुत अच्छे। तो भैया ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए, और बताऊं तो इतना ही कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूले पे है कि भैया P ऑफ B सॉरी P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A का क्या फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। एक बार और देख लो कि हम लोग क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लोग P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A लिख रहे हैं। ठीक है, A होगा, उसके बाद जो B का कैलकुलेट होगा वो उस हिसाब से होगा कि A हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं। तो भैया है कुछ नहीं, कंडीशनल कहीं भाई है, बट ये कहाँ काम आएगा? क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा तुमको हेल्प कर रहा होगा। कहाँ पे? जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, कि इसके बाद ये इवेंट होना चाहिए, इसके बाद ये इवेंट होना चाहिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा तुमको हेल्प कर रहा हो। चलो क्वेश्चन में समझते हैं। तो अगर कहीं पे भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, चलो ये मेंशन कर देता हूं मैं एक अलग से स्लाइड में, कि अगर कहीं पे भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, कि इफ ऑर्डर मैटर्स, तो फिर सीधा तुम्हारा सोच जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की ओर। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, एंड इफ नॉट, तो फिर तुम अपना अपना लॉजिक लगाओ, जिसमें हम लोग एनसीआर वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, वो पढ़े हो तुम लोग। सिंपल है, वो पहले से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ऑब्वियस करेंगे इस पे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ क्या यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको जो खोज के निकालना है वो है कि क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्या ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। उस पे तुम्हारा, अगर मैटर कर रहा है तो भैया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही सोचना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अच्छे से करना है तो उसका सबसे बड़ा फंडा क्या होता है? लैंग्वेज समझना। क्योंकि मोस्टली जो होता है ना इसमें लैंग्वेज में बच्चे फंस रहे होते हैं। चलो लैंग्वेज समझते हैं पहले। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। बैग है, उसमें 20 बॉल्स है, ठीक है, ऑफ विच 8 आर रेड। 8 बॉल्स जो है वो रेड है, और 12 आर ब्लू। ठीक है भैया, चलिए हम लोग देखते हैं, एक बैग बनाते हैं पहले।
ठीक है। अब इसमें रेड बॉल्स जो है वो 8 है, और ब्लू बॉल्स कितने हैं, वो 12 है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि 3 बॉल्स आर टेकन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक एक करके हम लोग 3 बॉल्स उसमें से निकाले, बिना वापस से डाले हुए। ठीक है, मतलब निकाले तो बॉल कम होते चला जाएगा। हाँ भैया, समझ आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड आर ब्लू एंड थर्ड बॉल इज रेड। यानी कि हम लोग क्या किए, पहला बॉल निकाले, दूसरा बॉल निकाले, तीसरा बॉल निकाले। अब इसको बोल रहा है कि पहला और दूसरा ब्लू होना चाहिए, और तीसरा जो है वो रेड होना चाहिए। ये तुम्हारा आइडियल कंडीशन है कि ये ही होना चाहिए। उनको बोल रहा है कि इस चीज का होने का प्रोबेबिलिटी हमको बता दो। इसमें क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है? भैया बोलेंगे हाँ, ऑर्डर तो मैटर कर रहा है इसमें, क्योंकि हमको बोला है कि एक एक करके निकालना है, और दूसरा, पहला और दूसरा ब्लू होना चाहिए। एक निकालेंगे तो ब्लू, दूसरा निकाले तो भी ब्लू आना चाहिए, तीसरा निकालेंगे तो हमको रेड जो है वो तीसरे पे ही चाहिए, बीच में नहीं। तो हाँ भैया, ऑर्डर मैटर करेगा। ये ठीक है। क्या है, कुछ नहीं, 3 इवेंट्स की तरह ले लो। ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम लोग पढ़ के आए कि इवेंट 1 और तीनों का होने का इंटरसेक्शन निकाल देना है, बस। और कुछ नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इवेंट 1 हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 when event 1 has already occurred into probability of event 3 when event 1 and event 2 has already occurred। ठीक है, समझ गए। जब प्रोबेबिलिटी हमको इवेंट 1 का चाहिए, फिर दूसरे में इवेंट 2 का चाहिए जब इवेंट 1 ऑलरेडी हो चुका है, और फिर इवेंट 3 का प्रोबेबिलिटी चाहिए जब E1 और E2 ऑलरेडी अकर हो चुका है। बस इंटीग्रेट कर देना है, कोई बड़ा बात, मल्टीप्लाई तो करना है भैया। इसका प्रोबेबिलिटी होने का क्या है, इवेंट 1 क्या कहता है कि ब्लू बॉल निकल जाए मेरा, तो ब्लू बॉल कितने हैं, 12, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 20। भैया हाँ। अब देखेंगे कि दूसरे में भी हमको ब्लू बॉल चाहिए जब हम एक ब्लू बॉल निकाल चुके हैं। तो अगर एक ब्लू बॉल मेरा आ गया है, देखे कि हाँ भैया ब्लू है ये, तो अब ब्लू निकाल लिए हैं तो ब्लू एक कम हो जाएगा। हाँ भैया, ब्लू अब कितने बचे, 11। तो टोटल्स बॉल कितने बचे, तो भैया एक कम हुआ है तो 19। ठीक है। अब बोला कि अब तीसरा पे क्या चाहिए हमको, तीसरा पे चाहिए रेड बॉल। तो रेड निकाले, रेड निकालने के कितना है रेड, टोटल 8 है, और टोटल हमको नीचे अगर करना है तो टोटल सब कितने बच गए, टोटल तो हमारे पास 18 ही बच गए। तो यही आंसर हो गया। हाँ, यही आंसर है, बस कुछ नहीं। इसीलिए बोला कि अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम डायरेक्ट सोचो, टैक्स से आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होगा। इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला तुम स्किप भी करो। ये फॉर्मूला अगर ध्यान में नहीं है तो लॉजिक से तुम लोग देखोगे कैसे, ये चीज मैं जो बनाया कि 3 बॉल हमको निकालना है, पहला ब्लू चाहिए, दूसरा ब्लू चाहिए, तीसरा रेड चाहिए, इसको डायरेक्ट पुट करो ना, पहला ब्लू आने का मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया। हाँ, इसके पीछे का जो बेस तुम्हारा रहेगा वो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमेशा रहेगा, बट तुम लॉजिक भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लिखने दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पहला, हाँ भैया 12 ब्लू बॉल है और टोटल 20 है, तो पहला का तो यही होगा। अब मेरे पास एक ब्लू कम हो गया है तो ब्लू कम कर दो, ये हो गया। फिर 2 ब्लू कम हो गए हैं और हमको रेड चाहिए, तो 8/18, बस सिंपल है। लॉजिक के हिसाब से भी चले तो भी आएगा, और फॉर्मूला तुमको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, बट बेस हमेशा क्या रहेगा, अगर ऑर्डर मैटर करता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है। चलो अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया सिमिलर सा लग रहा है, पढ़ो ना यार, लैंग्वेज सब सेम लगता है। पढ़ो, क्वेश्चन तुमको दिखेगा। अ बैग कंटेन्स 8 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। भैया फिर से बैग है, बैग तो बना देते हैं। इतना तो क्वेश्चन पढ़ के सीधा सीधी कर देंगे हम लोग। व्हाइट इसमें कितना है, 8, और ब्लैक कितना है, 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12 बॉल्स। ठीक है।
बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, फिर से एक एक करके निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। टिल ऑल द ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, कब तक हम लोग ये चीज करेंगे? जब तक सारा का सारा ब्लैक बॉल्स निकल नहीं जाता। बहुत बढ़िया। तो फिर ये तो भैया हो सकता है कि निकालते रहे और बार बार व्हाइट ही निकलता जा रहा है, तो ये सीन भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस हम लोग देखेंगे, तो वर्स्ट केस बाद में, पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉन, then the probability that the procedure of drawing walls will come to an end at sixth draw। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि छठा ड्रॉ में ये चीज हम करना बंद कर दे भैया, यानी सिक्स्थ ड्रॉ में मेरा सारा का सारा ब्लैक बॉल्स जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। ब्लैक बॉल्स टोटल कितने हैं? 4। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि हम निकाले निकाले और पहले 4 में ही चारों ब्लैक बॉल्स आ जाए, बेस्ट तुम्हारा ये है। और वर्स्ट केस क्या है कि भैया हम निकालते जा रहे हैं, 8 बार निकाल चुके हैं, बट आठों का आठों व्हाइट आ गया है, ब्लैक अभी तक एक भी नहीं आया। तो ब्लैक कब खत्म होगा जाके? टोटल तुम्हारा 12th केस में, 12th ड्रॉ में, कि 12वां निकाले तब जाके मेरा चारों का चारों ब्लैक निकला। वर्स्ट ये है। बेस्ट क्या है कि पहले 4 में ही चारों ब्लैक निकल जाए, ठीक है। बट हमको क्या पूछ दिया है? हमको पूछ दिया है कि भैया तुमको सिक्स्थ ड्रॉ में खत्म करना है, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको क्या बोला है कि छठा ड्रॉ में आना चाहिए भैया, तो ये डैश वाला सिस्टम हमेशा काम करेगा, ये तुमको विजुअलाइज कराएगा कि हाँ करना क्या है। छेड़ो, यहाँ पे मेरा जो है ब्लैक बॉल आके खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स है कि लास्ट में हमको ब्लैक ही चाहिए सिक्स्थ ड्रॉ में। यानी पहले 5 में कितने ब्लैक आ गए भैया? पहले 5 में तुम्हारे पास 3 ब्लैक बॉल्स आ गए। अब मेरे पास 5 वो है डैश, और उसमें हमको 3 ब्लैक बॉल भरना है, और उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पड़ रहा है। यानी ऑर्डर इसमें मैटर नहीं कर रहा है कि मेरा यहाँ 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 तीनों आ गए, यहाँ यहाँ यहाँ, अदरवाइज यहाँ 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 है, या फिर यहाँ 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 है, कहीं पे भी आ जाए। बट पहले 5 केसेस में हमको 3 ही चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम नहीं। तो अब इसमें क्या सीन लग सकता है? देखो ये मिक्स में हो गया ना। यहाँ छठा वाला तो तुम्हारा फिक्स करके तुमको बोला कि ऑर्डर यहाँ हम मैटर करवा रहे, बट पहले 5 केसेस में तुमको बोला कि तुम फ्री हो किसी भी ऑर्डर में निकाल लो। तो इसमें दोनों चीज तुम्हारा अप्लाई हो रहा है, वो एनसीआर वाला फॉर्मूला भी और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि पहले 5 में हमको 3 ब्लैक बॉल मिल जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं? 4, 4C3, 4 में से 3 हमको मिल गए, इनटू, अब भैया 4 ही भरा है और 2 तो भरना होगा ना, तो व्हाइट कितने हैं? 8 में से 2 व्हाइट भी मिल जाए, तो टोटल मेरे पास 5 भरने को, 5 डैशेस भरना था, वो हम भर दिए। इसमें से 3 ब्लैक है, ये देखो ये ब्लैक वाला सिस्टम है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, तुम लोग को ज्यादा बेटर दिखेगा। तो इसको पूरा लिख के, अब टोटल कितने हैं? टोटल 12 है। 12 में से हमको कितना निकाल रहे हैं भैया? 5 निकाल रहे हैं, जिसमें से ये कॉम्बिनेशन है। इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला जो सीन है वो तुम्हारा ब्लैक बॉल्स के लिए है, और ये वाला जो सीन है वो तुम्हारा व्हाइट बॉल्स के लिए है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा टोटल। टोटल कहां तक? फिफ्थ डैश तक। अब लेकिन भैया लास्ट वाला भी तो भरना होगा। हाँ जी, लास्ट वाला के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई क्या करना है? 6 डैशेस है, यानी कि अब जो हम लोग प्रायोरिटी निकालेंगे उसमें से निकालेंगे कि 5 डैशेस ऑलरेडी भर चुका है, समझ गए? 5 ऑलरेडी भर चुका है, तो अब छठे का प्रोबेबिलिटी हमको बता दो। तो जनरल वाला यूज किए ना कि 5 भर चुका है, छठे का प्रोबेबिलिटी होगा। तो फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो इतना बड़ा तो फॉर्मूला हो जाएगा, तो उतना का दिमाग का जरूरत नहीं है। ये डैश वाला ट्रिक यूज करना, ये डैश ट्रिक तुम लोग को किसी भी प्रोबेबिलिटी के चीज को सिंप्लीफाई और विजुअलाइज करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट वाला भरना है, तो लास्ट वाले के लिए अब मेरे पास ब्लैक कितना बच गया
भैया 3 निकाल लिए हैं तो 4 में से 3 हटाए तो एक ही बचा। और टोटल कितने बच गए? टोटल अभी तक हम लोग 5 निकाल चुके हैं, 5 ड्रॉ में 5 बॉल्स तो निकाल दिए। अब मेरे पास 12 में से 5 चला गया तो मेरे पास 7 बचा, तो 1/7। बस, सिंपल। और यही है तुम्हारा आंसर। इजी था ना? देखे, सिर्फ लॉजिक लगाएं, आंसर आ गया। इसमें हाँ, तुम्हारा जो बेस काम किया वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का काम किया, और जो हम लोग का कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम था वो काम किया। बट प्योरली क्वेश्चन को पढ़े, तोड़े, और लॉजिक से पूरा का पूरा प्रॉब्लम को हम लोग तोड़ के रख दिए, सिंपल वे में आंसर आ गया। तो इस ये क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा कितना मिनट लग जाएगा? यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ रखे थे, जब मैं यहाँ रख दिया था, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था भैया। हाँ, डिफिकल्ट लग रहा था, और इनफैक्ट बहुत से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको छोड़ के भी आ जाएंगे कि ये समझना ही मुश्किल है कि हो क्या रहा है इसमें, और 6 ड्रॉ में ही हम कैसे खत्म कर दे यही नहीं समझ आएगा लोगों को। लेकिन तुम्हारा जो लॉजिक बिल्ड हो चुका है अब, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ चुके, उसके बाद लॉजिक बिल्ड होने के बाद तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हलवा सा हो गया। हो गया ना? हाँ भैया, हो तो गया। कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, बस बैठाना था सब चीज को। तो ये वाला चीज मैं अभी भी बोलूंगा कि ये डैश वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर तुम कुछ और फॉलो नहीं कर रहे हो तो, अगर फॉलो कर रहे हो तो बी विथ इट, बट एक बार ट्राई जरूर करना ये डैश वाला सिस्टम। हाँ, बहुत ज्यादा हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को आदत पड़ जाएगी कि कैसे कैसे चीजें चल रही है। अगर ये पसंद आ रहा है तो भैया कमेंट करते चलना। तो चलो भैया, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अभी तक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स हम लोग देखे, अब एक बार देखते हैं कि भैया, अरे भैया ये तो आप जेई मेंस का सवाल रख दिए। अब तो इतना पढ़ लिया कि हम लोग जेई एडवांस भी सॉल्व कर दें, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये तो जेई मेंस का ही सवाल है। चलो देखते हैं। अब आधे लोग तो यहाँ पे ढेर हो जाएंगे कि ये मेंशन कर दिए हैं भैया, मतलब बहुत टफ सवाल है। देखो जादू देखो, कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, और जो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये तुम्हारे लिए की टर्म हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो गया पूरे क्वेश्चन में। दो इवेंट्स तो दिया है बट दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। चलो भैया, बहुत बढ़िया काम कर दिए आप। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए, उसमें हमको दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल दिया। तो ऑप्शन जरा देखें, तो ऑप्शंस क्या है कि प्रोबेबिलिटी, चलो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, ऑप्शन देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैलकुलेट करना है या ए बाई बी डैश है, दो ही चीज है। ठीक है। अब मैं अगर तुमको बताऊं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम लोग क्या पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का सिस्टम क्या है कि भैया ये हो चाहे नहीं हो, उससे हमको घंटे फर्क नहीं पड़ता है। कि वो हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। हम जिस प्रोबेबिलिटी पे होने हैं, हम तो अपने मर्जी के मालिक है और हम उसी प्रोबेबिलिटी पे होंगे, यानी हमको नीचे वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और दूसरा तरह से लिखें तो बी बाय ए अब हो चाहे नहीं हो, हम तो भैया उसी हिसाब से होंगे जिस हिसाब से हमको होने का मन, उसी तरह। और अगर नीचे में बी डैश भी लिख दिए, हम लोग पढ़े ना कि इसके सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी सेम काम करते हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसके साथ उसके सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यानी इसमें ए और बी तो इंडिपेंडेंट है ही, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो गया। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। तो चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ये नीचे वाला टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। नीचे वाला टर्म अगर हम हटा भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब चेक करो क्या है भैया। देखो देखो, नीचे वाला टर्म हटा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं। नीचे वाला टर्म हटा दिए, कोई फर्क नहीं। हटा दिए, कोई फर्क नहीं। सीधा नीचे वाला हटा दिए। अब चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, सिर्फ देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 गिवन है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, ऑप्शन बी सही हो गया भैया। अरे यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं।
सिर्फ हवा बना दिया कि जेई मेंस का सवाल है। देखो ऐसे सवाल भी आते हैं लल्लू सवाल, जिसका कोई एग्जिस्टेंस का ही सीन नहीं है, ऐसे भी जेई मेंस में सवाल रह रहे हैं। अब तुमको इंडिपेंडेंट टर्म्स के नहीं पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं तो फंस जाओगे। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में वो नहीं पढ़े कि कॉम्प्लीमेंट भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो वहां फंस जाओगे। तो दो टर्म्स का बात है, ठीक है। लेकिन भैया अगर जो ये वीडियो देख रहा है उसको तो सब पता है, पता है तो भैया फोड़ के आ जाएंगे और क्या है। देखिए ऐसे लल्लू लल्लू सवाल भी आ रहे होते हैं। तो भैया प्रोबेबिलिटी हम लोग तीन चार प्रॉब्लम्स तो कर लिए और कंसेप्ट भी पढ़ लिए, तो इस वीडियो को और ज्यादा नहीं खींचते हैं, इतने पे ही रखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रॉब्लम सेशंस में करेंगे जो कि बहुत जल्दी तुम्हारे पास रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जाओ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो कि कंटेंट बहुत तगड़ा आने वाला है। जेई मेंस हमारे जनवरी अटेम्प्ट से लेके हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और इनफैक्ट तुम्हारे साथ प्रिपेयर करना है भैया, ठीक है। जल्दी जल्दी जाओ, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे यूज कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो और कर चुके हो तो बिंदास एंजॉय करो। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।